स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 9 उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हमने पिछली वीडियो में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में पढ़ा था कि यह बंदोबस्त रैयत किसानों के साथ तय की गई थी और जो भूमि से होने वाली औसत आय का पता लगाया गया था, राजस्व अदा करने की क्षमता का भी पता लगाया था इस व्यवस्था के अंतर्गत। और हर 30 साल बाद ज़मीन का सर्वेक्षण होता था और उसके बाद राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी उसमें। तो आज हम समझने वाले हैं कि 1832 और 34 में जो कि अकाल पड़ा था और फिर 1832 में उत्पादनों की में भी काफ़ी कमी आई थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर कपास में तेज़ी से वृद्धि हुई कि फिर कपास में तेज़ी आई थी, मतलब फिर कपास की खेती होने लगी। तो 1860 की दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के रूप में आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। अब 1860 के दशक में 60 के दशक से पहले 1860 के पहले ब्रिटेन में जो कच्चे माल के रूप में आयात की जाने वाली जो समस्त कपास का 3/4 भाग जो कि अमेरिका से आता था। ठीक है, अमेरिका से कपास आता था। दूसरा, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की हुई। फिर 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई। फिर 1859 में मैनचेस्टर कॉमेंट कंपनी बनाई गई। फिर 1859 में मैनचेस्टर कॉमेंट कंपनी की स्थापना की गई कपास के लिए, कपास की पूर्ति के लिए। ठीक है, फिर भारत कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी था। फिर भारत जो कि एक भारत था जहाँ पर कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त था, यहाँ पर कपास की खेती की जा सकती थी। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध चला गया, जिससे कि ब्रिटेन की कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। फिर क्या हुआ, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध चले, जिसके कारण ब्रिटेन की कपास क्षेत्र में काफ़ी तहलका भी मचा। फिर क्या हुआ, 1861 तक अमेरिका से 20 लाख गांठों का आयात होता या, परंतु 1862 में केवल 5,05,000 तक सीमित रह गई थी। अब 1861 में अमेरिका का जो कि 20 लाख गांठों का भी आयात होता था, परंतु 1862 में केवल 5,05,000 तक ही सीमित रह गया था, जो कि अमेरिका में 20 लाख जो कि गांठों का आयात होता था। मतलब आयात निर्यात चलता रहता था कपास का। और भारत जो कि कपास की खेती लिए काफ़ी उपयुक्त हुई था उस समय। 1861 में अमेरिका में भी गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण जो कि तहलका मच गया था। कपास जो कि भारत में उगाई जाती थी और फिर क्या होता था कि किसानों द्वारा जो कि कपास भारत में उगाई जाती थी। भारत खुद के लिए कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त जो कि भूमि सिद्ध हुआ और किसानों को पैसे उधार दिए गए तो ताकि वह अपनी कपास की खेती कर सकें। फिर किसानों को जो कि पैसे भी उधार दिए गए, जिससे कि वे कपास की खेती कर सकें और आगे चला सकें। फिर 1862 तक स्थिति यह आ गया कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आयात होता था उसका 90% अकेले भारत से जाता था। फिर 1862 तक स्थिति ऐसी थी कि जितना भी भारत में कपास होता था उससे ज़्यादा तो कहीं और देशों में भी जाता था, जिससे कि भारत के लिए पूंजी आयात होने लगी थी। तो 1865 तक अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। फिर 1865 तक अमेरिका में जो कि गृह युद्ध छिड़ा हुआ था वह 1865 तक ही समाप्त हो गया। फिर अब किसानों के लिए ऋण का स्रोत सूख चुका था क्योंकि कपास की खेती भारत में कम हो गई थी, इस कारण उन्हें ऋण नहीं मिल पा रहा था। फिर क्या हुआ था, जब किसानों के लिए ऋण का स्रोत सूख चुका था तो कपास की खेती भारत में कम हो गई थी, मतलब भारतवासियों को अब ऋण नहीं मिलता था, उधार नहीं मिलता था, जिसके कारण कपास की खेती में कमी आ गई थी और उन्हें ऋण नहीं मिल पा रहा था और इसलिए जो कि भारत के लोगों के पास कपास के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा था। फिर किसानों को अन्याय का अनुभव क्यों हुआ। अब किसान थे ना, जिसे अन्याय का अनुभव क्यों हुआ, कैसे उन्हें अन्याय हुआ। ठीक है, तो ऋणदाता वर्ग इतने संवेदनाहीन हो गए थे कि उनकी हालत पर बिल्कुल भी तहस नहीं खाते थे। अब जो ऋणदाता हुआ करते थे उन ऋणदाता वर्ग इतने संवेदनाशील हो गए थे कि उनकी हालत पर बिल्कुल भी उन्हें तरस नहीं आता था। साहूकारों ने परिसीमन
कानून को भी तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में कर लिया था। साहूकारों ने जो परिसीमन कानून था उसको भी तोड़ मरोड़ के अपने पास कर लिया था। परिसीमन कानून 1859 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत किसान और साहूकारों के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए ही मान्य थे, परंतु साहूकार हर 3 वर्ष बाद किसानों से एक नए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर करवा ली थी। फिर 3 साल तक ही मान्य था, लेकिन फिर क्या होता था, वह किसानों से फिर से हस्ताक्षर करवा लेती थी, ऋण ले लेती। फिर इसी प्रकार से जो कि किसानों को अन्याय का जो कि अनुभव होने लगा था, तो 3 वर्ष के लिए ही मान्य था क्या, जो कि साहूकारों और हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 साल के लिए मान्य होता था। तो परिसीमन कानून 1859 में बनाया गया था, इसके अंतर्गत किसानों और साहूकारों के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए ही मान्य था, परंतु साहूकार हर 3 वर्ष बाद किसानों के लिए एक नए ऋण पत्र पर हस्ताक्षर कर लेते थे, मतलब ऋण दे देते थे और फिर एक हस्ताक्षर भी ले लेते थे। फिर जब किसान ऋण चुकाते थे तो उसके बदले उनको रसीद नहीं देते थे। अब जो किसान हुआ करते थे, जो ऋण चुकाते थे, तो उनके बदले उन्हें रसीद नहीं दिया करते थे कि आपका ऋण आज से माफ़ हो गया। तो इस प्रकार से जो कि किसानों को अन्याय का अनुभव होने लगा था। ऋण पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे। अब ऋण पत्र होता था तो उसमें जाली आंकड़े, गलत अंक भर देते, जिसके कारण उसको किसान लोग ऋण चुका देते थे, लेकिन उनका माना नहीं माना जाता था। अब किसानों की फसल निजी कीमतों पर ले लेते थे और कई बार उनके धन संपदा पर भी कब्जा कर लेते। अब किसानों की जो भी फसल हुई, जो भी कीमत हुई, तो कम कीमत पर उनकी फसल को अदा कर लेते थे, कम पैसों में खरीद लेते थे और कभी कभी उनकी धन संपदा पर भी कब्जा कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो कि किसानों के साथ अन्याय का अनुभव होने लगा था, जो कि साहूकार और जो कि काफ़ी उन पर अत्याचार भी कर लेते थे और ऋण भी लगा देते थे, कर वसूल भी कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो कि उन्हें अन्याय का अनुभव होने लगा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब दक्कन दंगा आयोग क्या था, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दक्कन दंगा आयोग क्या था। तो दक्कन में जो दंगा हुआ था उसे छानबीन के लिए जो आयोग बनाया गया था उसे दक्कन दंगा आयोग कहती थी। दक्कन दंगा जो कि उसकी छानबीन के लिए एक आयोग बनाया गया था, तो उसे दक्कन दंगा आयोग कहती थी। दूसरा, आरंभ में हुई मुंबई की सरकार इस दंगे की गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही थी, पर भारत सरकार के दबाव में आकर उसने एक आयोग का गठन किया। अब जो कि आरंभ में जो कि मुंबई सरकार इस दंगे को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही थी, इसीलिए उन्होंने एक दंगा आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने रिपोर्ट तैयार की, जो कि 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत भी की गई। फिर आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल करवाई, रियायत वर्ग, साहूकारों, चर्चित गवाहों के बयान के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों के बारे में भी आंकड़े एकत्रित किए और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई इस रिपोर्ट का संकलन किया। अब जो कि दक्कन दंगा आयोग थी, तो जो कि इस आयोग में रिपोर्ट तैयार की गई थी 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई थी और आयोग में जो भी पीड़ित वर्ग थे, जैसे कि रियायत वर्ग, साहूकार, गंभीर गवाहों के बयान के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों के बारे में भी आंकड़े एकत्रित की गई और जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई और वहां पर भेजी गई। तो इसमें जो भी समस्याएं थी वहाँ के लोगों के लिए, जो भी उन पर अत्याचार हुआ करते थे साहूकारों पर, वर्गों पर, तो उन सब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसे जिला कलेक्टर जो कि उस क्षेत्र में जो भी जिला होगा तो वहाँ पर वह रिपोर्ट भेजी गई थी कि इस राज्य में मतलब ये हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ आप एक्शन लीजिए। तो दक्कन दंगा आयोग एक की स्थापना की गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं